जब तक माँ के आंसू ना निकल जाए। तब तक अवॉइड करनी चाहिए। हाँ। जी। हेलो, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हमारे साथ डॉक्टर तौसिफ इकबाल हैं, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 10 इयर्स है इनटू पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। अगर हम बात करते हैं सर की, जैसे कि मैंने बताया कि 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर, तो वेलकम करेंगे पहले तो हम सर को। एंड सर से मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो लोगों को नहीं पता है सर, पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? सो बेसिकली मैम, न्यूनेटोलॉजिस्ट जो होता है वो 1 महीने तक के जो बच्चे होते हैं 0 to 28 डेज, वो एक न्यूनेटल एज ग्रुप होती है। तो न्यूनेटोलॉजिस्ट जो होते हैं दे स्पेसिफिकली डील विद डिजीजेस जो 1 महीने तक के बच्चों के लिए होता है, और एनआईसी वगैरह जो मैनेज करते हैं, प्री टर्म बेबीज होते हैं, उनके लिए होते हैं न्यूनेटोलॉजिस्ट। एंड पीडियाट्रिशियन एज अ जनरल पॉपुलेशन अप टू 18 ईयर्स तक का जो एज क्राइटेरिया रहता है उनका होता है वो। क्योंकि आज सर हमारे साथ हैं, हम बहुत सारे मिथ्स क्लियर करना चाहेंगे लोगों के। जनरली पेरेंट्स का जब न्यूबॉर्न बेबी होता है सर, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे बच्चे को सर पे तेल डाल दो ढेर सारा, और उसका जो गैपिंग है सर का वो कवर अप हो जाएगा। तो इस तरह के मिथ्स के लिए आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये जो सर के ऊपर जो गैप होता है उसको हम लोग एंटीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं। तो एंटीरियर फॉन्टेनल जो है नॉर्मली हर बच्चे में खुला हुआ होता है, वो अप टू 18 मंथ्स तक जाते जाते वो भरता है। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ लोग तेल डालते हैं, कुछ लोग कुछ औषधि वगैरह लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, जनरल जो हम लोग बोलते हैं कि ऑयलिंग एंड मॉइस्चराइजेशन करना ज़रूरी होता है, वही सफिशिएंट होता है। सर जैसे कि कई बार देखते हैं बहुत ढेर सारा कोल या काजल बच्चे की आंख में लगा देते हैं और बोलते हैं बच्चों की आंखें बड़ी हो जाएंगी इसको लगाने से। देखो, ये बस एस्थेटिक वैल्यू होती है कि आंखें बड़ी लग जाती हैं, बट इसके कॉम्प्लिकेशंस अगर हम काउंट करने को आए तो कई सारे हो जाते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो होता है, जैसे आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, एक डक्ट होती है हमारी जो नाक से लेके गले की तरफ जो खुली हुई होती है, जिसको नेसोलैक्राइमल डक्ट बोलते हैं। इसका काम होता है कि आंसू को ड्रेन करके सीधा पेट के अंदर चला जाता है उससे। तो वो ब्लॉक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं अगर स्पेसिफिकली काजल या कुछ सुरमा वगैरह अप्लाई करते हैं तो यदि अगर गलती से खुदा ना खास्ता अगर वो ब्लॉक हो जाती है, तो फिर ऑपरेशन ही एक इंडिकेशन आखिरी में रिजॉर्ट हो जाता है, जो काफी सीवियर कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है। तो हर बच्चे को नहीं होती, बट आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो। सर जैसे बहुत बार हम देखते हैं इनिशियल स्टेज पे बच्चों को जॉन्डिस होता है, जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनका क्या प्रिकॉशन है और क्या बेसिक साइंस है जो पेरेंट्स को घर में देख लेना चाहिए? सो जॉन्डिस जो है अपना दो तरीके का होता है। एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब वो जॉन्डिस होना ही होता है जो कि तीसरे दिन से लेके 7वें दिन तक नॉर्मली हम देखते हैं होता है। उसमें कुछ नहीं, हमें क्लिनिकल मॉनिटरिंग करनी होती है कि जॉन्डिस का लेवल बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जॉन्डिस जो है सर से स्टार्ट होता है, पैर तक बढ़ता है। अगर पाम्स और सोल्स में अगर पहुंच गया है जॉन्डिस, अगर डॉक्टर देखते हैं, तो वो काफी सीवियर लेवल का जॉन्डिस हो जाता है। बाकी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस वो होता है जो यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर ही बच्चे को जॉन्डिस हमें दिखने लग जाता है। हम टेस्ट कराते हैं, वो फोटोथेरेपी या डेंजरस लेवल्स में आने लग जाते हैं। क्या लेवल है सर जिसको हम डेंजरस में काउंट करते हैं? हर घंटे के हिसाब से अलग अलग होता है। वो थ्रेशोल्ड चार्ट्स बने हुए हैं हमारे, वो आवरली बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होता है। सर जैसे न्यूबॉर्न बेबीज की अगर हम बात करते हैं, उनके क्या बेसिक प्रिकॉशन होते हैं जब हम घर की ले जाते हैं किसी बच्चे को आफ्टर डिलीवरी? प्रिकॉशंस एज सच कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं है। हम मिनिमल केयर गिवर का हैंडलिंग एडवाइस करते हैं कि 1 या मैक्सिमम 2 लोग बच्चे को हैंडल करें शुरू के हफ्ते 10 दिन। दूसरा एक कॉर्ड केयर होता है कि कॉर्ड के ऊपर कुछ लगाना नहीं होता, उसको डाइपर या नैपी जो बना रहे हैं उससे बाहर रखना है, वो गीला नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। डेली बेबी की स्पंजिंग करनी जरूरी होती है, स्पेशली जो फोल्ड वाले एरियाज होते हैं हमारे, उनका प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो फीडिंग का रहता है हमारा, कि जितनी जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश हो जाए उतना बढ़िया रहेगा बच्चे के। अभी के टाइम में भी सर जैसे पुरानी दादी वादी होती हैं तो वो जनरली बोलती हैं डाइपर्स ना यूज करके आप कपड़ा यूज करो बच्चे के लिए। सो क्या ज्यादा यूजफुल है, हम क्या यूज करना चाहिए? देखो, जमाने के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। तो पहले कपड़े वाली नैपीज होती थी, आजकल डाइपर्स होते हैं।
तो अपने अपना डिस्क्रेशन है, कपड़ा यूज करना चाहते हैं कपड़ा यूज करें, नापी यूज करना चाहते हैं वो यूज करें, या डायपर यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि डायपर पहनने की वजह से कोई समस्या हो जाएगी या डायपर ना पहनने की वजह से वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इट्स वन एंड द सेम थिंग। सर जैसे अभी हमने जॉन्डिस के बारे में बात करी, तो एक मेरे खुद की बेटी को फोटोथेरेपी दी गई थी। क्या स्टेज जॉन्डिस की होती है जब फोटोथेरेपी रिक्वायर्ड हो जाती है? फोटोथेरेपी जो मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। फोटोथेरेपी होती है कि ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट से बेसिकली जो जॉन्डिस होता है बच्चे की स्किन पे उसको तोड़ देता है। वो सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो एज पर आवरली नॉर्मोग्राम हमारे पास फोटोथेरेपी चार्ट्स होते हैं। तो रफली एग्जांपल है कि 24 घंटे पे इतना लेवल आया है, वो थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे है तो हम कुछ नहीं करते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल के अगर ऊपर है तो हमें फोटोथेरेपी की इंडिकेशन बन जाती है। तो बच्चे को हम NICU में लेते हैं, फोटोथेरेपी लगाते हैं। नॉर्मली 12 से 24 घंटे में वो नॉर्मल हो जाता है। सर जैसे कई बार बच्चों को वैक्सीन लगती है, सेकंड वैक्सीन का टाइम आने वाला होता है, कई बार मौसम की चेंज की वजह से बच्चे को बुखार हो जाता है, तो क्या वैक्सीन उस टाइम पे लगना जरूरी है या फिर उसका आगे पीछे टाइम किया जा सकता है? अच्छा, सो वैक्सीनेशन का ड्यू डेट है आज का और बच्चे को बुखार हो गया है, सो क्या करना है? सो बेसिकली करना कुछ नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना होता है जब तक फीवर सबसाइड ना हो जाए और फीवर के ठीक होने के 5-7 दिन ना हो जाए, तब तक वैक्सीनेशन को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। हफ्ता 10 दिन डिले होने से कोई ज्यादा नुकसान होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ड्यू डेट होती है और कैचअप डेट होती है। तो कैचअप का डेट जो वेरिएशन होता है हमारे पास काफी लंबा होता है। सर जैसे कि बोलते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को दूध पे ही बेसिकली रखना चाहिए, उसके बाद कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए खाने में। कई बार पेरेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मैंने बोला बाबा दादा नानी वगैरह, ये लोग बोलते हैं नहीं हमारे टाइम में तो बच्चे को हमने खिलाना शुरू कर दिया था 4 महीने से ही। तो इसके क्या इल इफेक्ट्स हैं और क्या? सो बेसिकली गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन भी है, इंडियन गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस सब यही कहती हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना होता है, क्योंकि 6 महीने तक माँ के दूध में वो सारे पोषण और न्यूट्रिशन होते हैं जो एक ग्रोइंग बच्चे को चाहिए होते हैं। 6ठे महीने के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में धीरे धीरे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जब बच्चा 6ठे महीने के बाद जब क्रॉस करता है या ग्रो करता है तो उस टाइम पे न्यूट्रिशनल डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, जो कि दूध में नहीं मिल पाती है। ठीक है। और जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हम 4.5-5 महीने पे खिला देते थे पहले, तो वो खिलाना एक तरीके से ठीक नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का जो एक स्पाइन की स्टेबिलिटी होती है, जो एक सपोर्ट के साथ बैठने वाला सिस्टम होता है, जब तक वो नहीं आता है तब तक ओरली कुछ सेमी सॉलिड जैसी चीजें जो है नहीं देनी होती हैं, क्योंकि बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें। सो जैसे कि हमने बात करी ये 6 महीने के बच्चे की, तो एट द सेम टाइम उसी टाइम पे पानी भी इंट्रोड्यूस करते हैं उसी के बाद? हाँ, 6ठे महीने पे जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर दी है तो थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच 2 चम्मच करके आप पानी भी इंट्रोड्यूस करना है। सर कई बार हम देखते हैं जैसे 3 महीने का बच्चा हुआ उसको हम बैठाना शुरू कर देते हैं, क्या दिस इज द राइट टाइम कि बच्चे को बैठाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए? 3 महीना ठीक टाइम नहीं होता है बच्चे की स्पाइन पे किसी भी तरह का जोर देने के लिए, क्योंकि स्पाइन बहुत ही मेच्योरिटी लेवल से जा रही होती है। नॉर्मली जो है बच्चा विद सपोर्ट जो हम लोग बोलते हैं 5वें 6ठे महीने के आसपास वो धीरे धीरे आने लग जाती है। तो समय से पहले कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ही होते हैं। स्पाइन पे अगर जोर पड़ जाता है तो स्पाइन के बीच में जो बोन्स होती हैं उसमें कई बार गैप कम होने के चांसेस या कई बार थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। हर किसी को नहीं होते हैं बट हो सकते हैं, इसलिए जिस चीज का जो टाइम जब होता है उसी टाइम पर करा जाए तो बेहतर है। सर कई बार हम देखते हैं कि कई मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो उनके लिए सप्लीमेंट्स क्या आर दे इक्वली बेनिफिशियल फॉर अ चाइल्ड? नहीं, सप्लीमेंट्स बेसिकली देखो, अगर बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हो रहा है कि माँ अपना दूध नहीं पिला पा रही है, एक्सप्रेस करने के बावजूद भी माँ का दूध नहीं आ रहा है, तब एक ही यही इंडिकेशन बन जाती है हमारे पास कि बच्चे को हम फॉर्मूला फीड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है। और फॉर्मूला फीड पे शिफ्ट जब कर रहे हैं तो पूरी तरीके से फिर बच्चा फॉर्मूला फेड ही हो जाता है। तो हम प्रेफर यही करते हैं कि बच्चे को कटोरी चम्मच की आदत रहे, कटोरी चम्मच से ही बच्चा दूध पिए। बाई चांस अगर वो भी अनकंफर्टेबल है बच्चा उसको पीने में, देन फिर एक प्रॉपर हाइजीन के साथ बॉटल इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। बट फॉर ऑल पर्पसेस
हाइजीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि बॉटल फेड बच्चे के लिए हाइजीन मेजर्स लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए दुनिया जहान की जितनी भी गाइडलाइंस हैं सब यही बोलती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जितनी जल्दी इनिशिएट होगी उतनी जल्दी प्रोडक्शन होगी, उतना जल्दा बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अनगिनत फायदे हैं जो कि रिप्लेसमेंट फीड नहीं दे सकती। सर जैसे कई बार होता है हम वॉकर इंट्रोड्यूस नहीं करते बच्चों को अर्ली टाइम में, बट अगल बगल के लोगों से बहुत सुनते नहीं अब तो वॉकर में चलाना शुरू कर दो, बच्चा 4 महीने का हो गया जल्दी चलेगा, हमारा बच्चा तो 4 महीने में चल गया था, तुम्हारा नहीं चल पा रहा, इसको चला ही नहीं रहे हो। देखो वॉकर का यूज जो है स्ट्रॉन्गली डिस्करेज करते हैं हम लोग, क्योंकि वॉकर में चलाने के फायदे नहीं होते हैं, नुकसान बहुत सारे हैं। ठीक है, सबसे पहला नुकसान तो ये है कि बच्चे के कंट्रोल में जब चीज आ जाती है तो कितनी तेज से जा सकता है, कितनी स्पीड से भी जा सकता है, टकराएगा, गिरेगा, अपने आप को मुंह पे चोट लगाएगा, तो ये तो बहुत सीवियर इंजरी भी करा सकती है कई बार। दूसरा जो होता है बच्चे की हिप मसल्स जो है उस पर सपोर्टेड रहती हैं, तो हिप मसल्स जो है कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, तो बच्चे की टो वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड टो वॉकिंग पे एक बार चलने लग जाता है बच्चा, तो नॉर्मल जो वॉकिंग आ जानी चाहिए बच्चे की वो काफी डिले हो जाती है। सो वॉकर का यूज हम एनकरेज नहीं करते हैं, इट इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। सर व्हाट इज द राइट एज जिस एज गैप में बच्चे को वॉकिंग थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए? नॉर्मली बच्चे जो है 10 महीने से 18 महीने के बीच में चल जाते हैं। अगर 18 महीने तक भी बच्चा नहीं चल रहा है या सपोर्ट के साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है, देन ये रेड फ्लैग साइन है जिसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। सर पोस्ट जैसे हमने अभी बात करी थी जॉन्डिस के बारे में, फोटोथेरेपी देने के बारे में, तो व्हेन माय डॉटर अंडरवेंट दिस तो बोला था कि इसका साउंड चेक जरूर करा लेंगे, तो ये रिक्वायर्ड क्यों होता है बच्चे के लिए? सो जॉन्डिस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन बाइंड हम बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ब्रेन रिलेटेड और ब्रेन के आसपास की जो नर्व्स वगैरह होती हैं उसके रिलेटेड थोड़े से साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। तो सिंपली टू रूल आउट कि कोई हियरिंग लॉस वगैरह ना हो गया हो या हियरिंग वाली जो नर्व वगैरह जो होती हैं उस पर कोई इफेक्ट ना हुआ हो, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग हियरिंग स्क्रीन करते हैं बच्चे की। नॉर्मली भी बच्चे की हियरिंग स्क्रीनिंग मैंडेटरी कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो शुरू के 1 से 3 महीने के बीच में हो जानी चाहिए। सो जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि आइडल टाइम होता है वॉकिंग का बच्चे का, तो सेम टाइम डेवलपमेंट के अलग अलग होते हैं बच्चों के स्टेजेस, तो वो एग्जैक्टली क्या होते हैं? वॉकिंग का भी एक एज रेंज डिसाइडेड है कि 10 महीने से 18 महीने के बीच में नॉर्मली जो बच्चा है इंडिपेंडेंट विदाउट किसी सपोर्ट के चल लेते हैं। और बोलने का राइट टाइम क्या होता है कि अब इसमें इसको बोलना शुरू कर देना चाहिए? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि 2 साल तक बच्चा बोल जाना चाहिए, उनकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाती है 5 से 10 शब्दों के बीच ही, तो 2 इयर्स तक का टाइम लेके चलते हैं। अगर 2 साल से भी अगर ज्यादा हो रहा है तो कुछ चेकलिस्ट होती हैं जो हम लोग देखते हैं, अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम लगती है देन वी गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सो अगर बच्चा वर्ड्स बोल रहा है और सेंटेंस नहीं बोल रहा, जोड़ नहीं पा रहा, तो इन दैट केस क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? नहीं, अगर वर्ड्स बोल रहा है बट सेंटेंस नहीं जोड़ पा रहा, बट कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि आप बच्चे को जो कमांड दे रहे हो फॉलो कर पा रहा है, वो अपनी इंडिकेशंस जो है, नीड जो है वो इंडिकेट कर पा रहा है, तो एक जस्ट एक स्टिमुलेशन की नीड है, वो बच्चा सेंटेंस भी जोड़ लेगा। तो आइडल टाइम इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चे के 2 साल लिए? लेके चलते हैं लोग, 2 से 2.5 साल के बीच में नॉर्मली बच्चे पिकअप कर लेते हैं, सेंटेंस बोलना शुरू कर देंगे। अगर उससे थोड़ा डिले हो रहा है तो क्या राइट चेक होता है कि इस एज पे चेक करा लेना चाहिए? फिर प्रॉपर इवैल्यूएशन उनको करना पड़ता है, उसके लिए कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, मतलब कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से। और जैसे सर ADHD का बच्चों में पाया जाता है, तो वो किस एज में चेक होता है? नॉर्मली कोई भी ऐसी जैसे ADHD हो गया या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स वगैरह जो होते हैं, इन सब का एक फॉर्मल इवैल्यूएशन जो है 18 महीने से 30 महीने के बीच में हो जाता है। उसके लिए स्पेसिफिकली या तो अपने पीडियाट्रिशियन से आप मिल सकते हो या फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो एक थरो चेकअप कर देगा आपके लिए। सो जैसे मी बीइंग अ मदर मैं बहुत कंसर्न हो जाती थी जब मेरी बेटी छोटी थी कि क्या उसके कलर ऑफ पूप्स हैं, क्योंकि इतना यूट्यूब पे हर चीज़ दी हुई है। सो आइडियली जो छोटा बच्चा होता है उसका पूप कलर कैसे डिफाइन करता है कि हेल्दी बेबी है या अनहेल्दी है? देखो पूप का कलर जो है अगर मिक्स फीडिंग पे है तो सारे कलर देखने को मिल सकते हैं, इट डज नॉट डिफाइन एनीथिंग एज लॉन्ग एज बच्चा का मतलब पूप का पैटर्न ठीक है, पूप की कंसिस्टेंसी ठीक है, बच्चा ठीक से खा पी रहा है, अपनी एज के हिसाब से ग्रो कर रहा है, वेट गेन कर रहा है, हाइट गेन हो रही है, तो कुछ कंसर्निंग नहीं होता। सो जैसे आइडली बच्चे को बोलते हैं जब बच्चा रो रहा है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, क्या बच्चे का पेट दर्द तो नहीं हो रहा?
क्या अदर रीजन हो सकते हैं? हाँ, सो अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लो न्यूबॉर्न एज ग्रुप का है, या 2-3 महीने का बच्चा भी अगर है, तो नॉर्मली बच्चे जो क्रैंकी होते हैं वो कोलिक पेन की वजह से होते हैं, जिसको सिंपल टर्म्स में पेट का दर्द हम लोग बोल देते हैं कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा होगा। वो होता क्या है कि बच्चा जब फीड करता है तो बहुत जल्दी जल्दी फीड करता है, तो दूध के साथ थोड़ी सी हवा भी पेट में चले जाती है, उसकी वजह से गैस ट्रैप होती है, गैस ट्रैप होती है तो उसकी वजह से कोलिक में पेन होता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपल सूदिंग एक्टिविटीज वगैरह आप कर सकते हो उनके लिए, बच्चे के लिए। फिर भी अगर आराम नहीं होता है तो कुछ एक आधी ड्रॉप्स होती हैं वो हम पिला देते हैं, उससे थोड़ा क्विक रिलीफ हो जाता है। सो बट जैसे आपने बताया ड्रॉप्स कब तक अवॉइड करनी चाहिए, ड्रॉप्स ना दे बच्चों को? जब तक माँ के आंसू निकल जाए तब तक अवॉइड करनी चाहिए। हाँ। जी। और सो जैसे अब हम बात करते हैं ग्रोइंग एज का बच्चा है, अगर 2 साल का बच्चा है एंड उससे बॉटल नहीं छूट पा रही है, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, दे वांट टू इंट्रोड्यूस क्लासेस और बच्चा जाना ही नहीं चाहता है क्लास की स्टेज तक, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे धीरे धीरे लाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो बॉटल इंट्रोड्यूसिंग नहीं होनी चाहिए थी, बट अगर हो गई है ड्यू टू आजकल की जैसी फैमिलीज, हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, सारे दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो बॉटल इंट्रोड्यूस हो ही जाती है आजकल। सो बॉटल टू ग्लास शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा बिहेवियरल इंटरवेंशन हमको बच्चे के साथ करने पड़ते हैं, कि मान लो अगर 4 बार बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है तो उसमें से एक जो है आप रिप्लेस करो उसको या तो सिपर से या फिर ग्लास से। वो डे इन एंड डे आउट आपको ये बार बार रेनफोर्स करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे 2 से 3 हफ्ते में शायद ठीक होगा। सर कई बार बहुत सारी मदर्स कंसर्न रखती हैं बच्चे के वेट को लेके, उनका वेट बढ़ ही नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इनफैक्ट मदर्स छोड़ दीजिए, दादी नानी भी बड़ा परेशान रहती हैं कि इसका तो इतना खिलाओ, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है या कुछ खिला ही नहीं रहे हो, पेरेंट्स के लिए ये हो जाता है। देखो, माँ के लिए बच्चा कभी नहीं खाएगा, चाहे बच्चा 50 साल का भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास ग्रोथ चार्ट्स होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, कि बच्चे का जन्म पे इतना वजन था, 2 महीने पे इतना हुआ, 4 महीने पे इतना है, 6 महीने पे इतना है। तो अगर वो एक ग्रोथ पैटर्न जो होता है अगर उस लाइन पे फॉलो कर रहा है तो तब तक कोई कंसर्निंग रीजन नहीं होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद बच्चा जैसे शुरू के 6 महीने जो है अच्छी ग्रोथ होती है, बच्चे का वेट गेन वगैरह हो रहा होता है, फिर एक थोड़ा सा स्टैटिक फेज आता है कि फिर उस टाइम थोड़ी हाइट बढ़ती है, वेट स्टैटिक हो जाता है, फिर एक टाइम पे वेट और हाइट दोनों स्टैटिक हो जाती है। तो ये सब ग्राफ के अकॉर्डिंग चलता है। अगर बच्चा ग्राफ फॉलो कर रहा है, ये जैसे ग्राफ है, अगर इसको नीचे की तरफ डिप नहीं कर रहा है ग्राफ, तब तक सारी चीजें ठीक ही लेके चलते हैं हम लोग। सो आइडियली अगर हम बात करते हैं एक 2 साल से 5 साल के बच्चे का वेट क्या होना, आइडियल वेट क्या होना चाहिए सर? देखो, आइडियल वेट ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे के जन्म के वजन के हिसाब से ही सारी चीजें आगे चलती हैं। आगे डिसाइड होती कोई है। बच्चा 2 किलो का है तो उसका 1 साल का बच्चे का वजन 7 से 8 किलो बहुत अच्छा मान के चलेंगे हम लोग, जी। है ना। कोई बच्चा अगर 3 किलो का पैदा हुआ है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 10 किलो तक पहुंच जाए। हाँ। जी। तो वो सब एक्सपेक्टेड रेंज होती है, कुछ ऐसा कुछ फिक्स एंड फाइनल नहीं होता हमारा। सर करंट जो सिचुएशन है, अभी जो मौसम चल रहा है, तो बोलते हैं इन्फ्लुएंजा हर साल बच्चे को लगाना बहुत कंपलसरी होता है और कई बार पेरेंट्स इसी को मिस कर जाते हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट दिस वैक्सीन इज? सो इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरस होता है और मोस्ट कॉमन जो है या तो मानसून के सीजन में या फिर सर्दियों के टाइम पे, हमारा जैसे फरीदाबाद एनसीआर, दिल्ली एनसीआर का रीजन जो है और जो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल रीजन ये वाला रहता है, तो इसमें जब बरसातें होती हैं, सर्दी जब पड़ती है, तो उस टाइम पे इनके स्पाइक्स जो है थोड़े बढ़ जाते हैं इन्फ्लुएंजा के। सो बेस्ट टाइम जो हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने का, वो प्री मानसून बोलते हैं। सो प्री मानसून जब वैक्सीन लगती है तो उसका इफेक्ट जो है विंटर्स तक लास्ट करता है, ठीक है। और हर साल जो है एक नई वैक्सीन आती है विद अपडेटेड स्ट्रेन्स, और 5 साल की उम्र तक हर बच्चे को हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है मैंडेटरी है। उसके बाद ऑप्शनल हो जाती है विद बच्चे का जो क्लिनिकल कंडीशन देख के हम एडवाइस करते हैं कि देना चाहिए और या नहीं देना चाहिए। तो अगर आइडली बात करें तो ये जून में बच्चे को मैक्सिमम लग जानी चाहिए, जून जून तक लग जानी चाहिए वैक्सीन। सर आजकल हम देखते हैं कि 1-1.5 साल के बच्चे को मोबाइल या लैपटॉप या इनफैक्ट आईपैड्स वगैरह पकड़ा दिया हाथ में देखने के लिए, बस बच्चे को फीड कराने के लिए, या तो टीवी चला दिया फीड कराने के लिए। मदर के लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है कि बच्चा चुपचाप खा लेता है एंड पोस्ट दैट दे कैन डू देयर वर्क आल्सो, ऑफिस का वर्क हुआ कोई भी। तो कितना हार्मफुल है ये और कितना स्क्रीन टाइम मिनिमम होना चाहिए बच्चों का? तो स्क्रीन टाइम जो है किसी भी बच्चे के लिए काफी हार्मफुल चीज होती है। 2 साल से पहले तो हमारी रिकमेंडेशन 0 स्क्रीन टाइम की रहती है, क्योंकि स्क्रीन की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं ऑन द ग्रोइंग मेंटल ब्रेन। सो जो आपका ब्रेन का वायरिंग हो रहा होता है उस पर स्क्रीन की परसिस्टेंट स्टिमुलेशन होती है, पिक्चर बनती रहती है दिमाग के अंदर,
उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट हो सकता है स्क्रीन का, वो ये है कि बच्चा जो है सोशल आउटसाइड वर्ल्ड जो है उससे डिस्कनेक्ट हो सकता है, जो बाद में खुदा न खास्ता ऑटिज्म में कन्वर्ट हो जाए। तीसरा जो स्क्रीन का साइड इफेक्ट होगा वो आंखों पे पड़ता है कि आंखों पे नंबर लग जाता है। कई बार ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से आंखें ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं, बच्चों की आंखें डिलेट होने लग जाती हैं। चौथा जो चीज है कि स्क्रीन दिखा के खाना खिलाना, वो तो बहुत ही डिस्करेज करते हैं उस एक्टिविटी को, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन फीडिंग से बच्चे को पता ही नहीं लगेगा कि उसको भूख कब लग रही है, उसका पेट कब भर रहा है। सो डिस्ट्रैक्शन फीडिंग किसी भी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, स्पेशली स्क्रीन तो बहुत ही खराब चीज है। सर आइडियली आज के टाइम में इम्पॉसिबल हो जाता है बच्चों को बिना टीवी दिखाए खाना खिलाना, तो इसको कैसे कैसे करें हैंडल पेरेंट्स? इम्पॉसिबल तो नहीं है, या तो अपना स्क्रीन टाइम कम कर दो, तभी बच्चे का स्क्रीन नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ हाइजीन होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि डिजिटल हाइजीन मेंटेन करो, कि बच्चा जहाँ पे है और जहाँ जहाँ पे बच्चा होता है वहाँ पे आप अपना फोन यूज ना करो, तो बेस्ट रहता है। वो टीवी वगैरह भी अगर देखना है तो बच्चा जब सो जाए उसके बाद देखो, या अवॉइड कर सकते हो देखना तो बेस्ट रहेगा। वो बेडरूम और ईटिंग एरिया जहाँ पे बच्चा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वहाँ पे फोन ना ही ले जाओ, रखना भी है तो साइड में रख दो, फोन कॉल अटेंड करने के लिए किया उसके बाद छोड़ दिया। हम लोगों की भी आदत बन गई है आजकल की फोन देख के रील्स देखते रहते हैं, बच्चा भी फिर वही देखता है। तो रोल मॉडलिंग तो पेरेंट्स ही करते हैं, तो पेरेंट्स जब नहीं करेंगे तो बच्चे को भी लगेगा कि क्या करने की जरूरत है इस चीज को। सर जैसे कई पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, इनफैक्ट मी एज अ पेरेंट इज आल्सो वेरी मच वरीड। मेरा बेटी हर चीज नहीं खाती है, लाइक वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो बहुत मुश्किल से कुछ वेजिटेबल्स खाती है, एंड दैट टू मूड पे है कि अगर जिस दिन मूड है तो खा लिया, नहीं तो फिर मैक्सिमम टाइम शी अवॉइड्स ईटिंग दैट। सो ये फजी ईटिंग वगैरह के लिए एक अलग से बिहेवियरल काउंसलिंग सेशन होता है इन लोगों का, तो उसमें बेसिकली सिंपल चीजें यही बताती हैं कि अगर आज नहीं खाया तो आप कल इंट्रोड्यूस करो, कल नहीं खाया तो परसों इंट्रोड्यूस करो, 4 दिन 5 दिन 6 दिन। अगर 7वें दिन भी अगर बच्चा रिजेक्ट कर रहा है तो उसको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही, उसका टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, तो कोई और फूड ऑफर कर दो बच्चे को। जरूरी नहीं है कि 2-3 सब्जियां नहीं खाएंगे तो बाकी की 5-6 सब्जियां भी नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है। सर अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें बच्चों की, तो अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं सिर्फ दाल चावल से, बच्चा लाइक द चाइल्ड इज हैप्पी विद दैट, तो नहीं सिर्फ दाल और चावल तो स्टेपल डाइट हो जाएगी, हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू तो ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर मान लो एक चीज में वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो नहीं खा रही है उसमें नहीं मिल रहा है, तो उसका ऑल्टरनेट जरूर अवेलेबल होता है, तो आप उसको ऑल्टरनेट चीज को मिक्स करके दो, बच्चा खाएगा। उसका टेस्ट ऑल्टर करके दो, अगर बच्चा मान लो कि नॉर्थ इंडियन नहीं खा रहा है तो कुछ साउथ इंडियन खिला दो, गुजराती खिला दो, बच्चे का टेस्ट ऑर्डर कर दोगे तो बच्चा फिर धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे बीच में बच्चा कोई चीज बहुत मन से खा रहा है, सडनली उसने वो चीज खानी छोड़ दी, बच्चा इसको बोलते हैं बोर हो गया है, डेली एक ही चीज को खाते खाते ना आप भी बोर हो जाओगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द क्वेश्चंस टुडे, एंड नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी मिलेंगे सर से। थैंक यू सो मच। ASKofficials.com